Hello बच्चों, welcome you all in IIT JEE Quiz 2022 and today's topic is integration. मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस इंटीग्रेशन की ले ली है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व आपको पढ़ाया बेटा। आज मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। डिफिकल्ट थोड़े से आपको लगेंगे बट मैं कोशिश करूंगा कि उनको बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व करें। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट एज ए सम एंड लेबनिज रूल। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम चीजें कवर करूं बच्चों आज की क्लास में। आपको ध्यान ये रखना है कि हम किस अप्रोच को लेके चल रहे हैं और कोशिश ये कीजिए कि जो भी असाइनमेंट्स आपके पास में, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जो भी असाइनमेंट आपके पास है, आप उन असाइनमेंट में से इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो वैरायटीज में आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आई थिंक लास्ट की 2 क्लासेस अगर आपने की है तो आज की क्लास आपको बहुत चीजें समझ में आने वाली है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। दिस इज फ्रॉम लिमिट एज ए सम और यू में से लिमिट सम फॉर्मूला। मैं एक रिकैप देता हूं आपको। लिमिट सम फॉर्मूला होता क्या है ये आपको सबको याद रखना चाहिए। दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इफ वी हैव सम फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और कई जगह पे सिग्मा r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 भी कर सकते हैं। बात सेम ही है क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है। दिस इज फंक्शन ऑफ r अपॉन n दिस इनटू 1 अपॉन n दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 fx इनटू dx। ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मेंस और एडवांस दोनों में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। मतलब यहां से श्योर शॉट है कि क्वेश्चन मिल सकता है। राइट, अब अपन बढ़ते हैं आगे। इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे और इसी आइडिया को लेते हुए मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आपने सोचा होगा सर आपको आइडिया कैसे मिला, बिकॉज बेटा मुझे यहाँ पे r की फॉर्म में टर्म्स मिल रही है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो n ये मूव कर रहा है, तो r की फॉर्म में मुझे टर्म मिल रही है जिसमें r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। अब ये प्रोडक्ट में है, आप तो बोलोगे यहाँ पे सिग्मा है, तो लेकिन आप प्रोडक्ट वाली टर्म्स को देखते हो तो आपके दिमाग में लॉग आ जाना चाहिए। बट उससे पहले बहुत सारे काम है क्वेश्चन के अंदर। क्या करना होगा, पहले से अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 1 से लेके n तक की टर्म्स का प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली n फैक्टोरियल हो जाता है, तो इसे सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल लिख लिया। न्यूमरेटर में हर एक टर्म का एलसीएम ले लो बच्चों। तो आप देखोगे यहां से 1 मिलेगा, यहां से आपको 2 मिलेगा डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके, यहां से 3 मिलेगा, यहां से n मिलेगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n वो क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बन जाएगा। मतलब ये आइडियाज है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने लिखा fx इज इक्वल टू दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज n to the power n that divided by n factorial, क्योंकि मैंने LCM ले लिया तो ये आ गया x plus n this into 2x plus n and this into 3x plus n and so on it goes nx plus n। इन डिनोमिनेटर अगेन अपन सेम काम करते हैं। इन एक n फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है और यहां एलसीएम लेंगे तो 1 स्क्वायर पहले से, 2 स्क्वायर दूसरे से, n स्क्वायर लास्ट से, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n का होल स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब n फैक्टोरियल स्क्वायर मुझे यहां पे भी मिल गया है। अब आप देख सकते हो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट और इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो n फैक्टोरियल का काम गया। अब वो परेशान नहीं करेगा आपको बार बार। ये एक अप्रोच होती है, इस अप्रोच में चलना होगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगी 2 इंटू एक्स इट्स होल स्क्वायर दिस प्लस एन स्क्वायर। ऐसी बेटा अगर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो मुझे टर्म्स मिल जाएंगे। दिस इज n इंटू एक्स का होल स्क्वायर दिस प्लस एन स्क्वायर। दिस काइंड ऑफ फॉर्म भी है। कितना इजी सा फॉर्मेट मिल गया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अभी भी हमारे पास प्रॉपर r अपॉन n टाइप की फॉर्म नहीं मिली है, इसकी पूरे की पावर x अपॉन n थी बच्चों। तो हमने क्या किया, सारी टर्म्स में, न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर में n कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन ले लिया सारी टर्म्स से। जब ये काम आप करोगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज n टू द पावर n और यहां से मुझे मिल गया x टू द पावर n। ये मिल जाएगा बच्चों, सॉरी नॉट x टू द पावर n टू द पावर n बिकॉज मैं n कॉमन ले रहा हूं। दिस इज x अपॉन n प्लस 1 एंड दैट इज 2 अपॉन n इंटू x प्लस 1। दिस इज 3 अपॉन n इंटू x प्लस 1। कितना सिंपल सा फॉर्म मिल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा r अपॉन n का फॉर्म एंड दैट इज n अपॉन n इंटू x प्लस 1। मतलब प्रॉब्लम बनाना पड़ता है बच्चों, मैनिपुलेशन करना पड़ता है क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, n स्क्वायर कॉमन लेने पे n टर्म्स है तो प्रोडक्ट करोगे तो पावर n आ जाएगी और यहां क्या मिल जाएगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिस प्लस 1। अगली टर्म में मुझे क्या मिल गया, दिस इज 2 स्क्वायर
upon n square, this into x square, this plus 1, this plus 2, हाँ this plus 1, एंड सिमिलरली आगे बढ़ते चले जाते हैं. वैसे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है, 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इंटू एक्स स्क्वायर, दिस प्लस 1, और एंड सो ऑन, दैट इज n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इंटू एक्स प्लस 1. कितना सिंपल सा फॉर्म मिल चुका है बच्चों, और पावर में x अपॉन n. अब प्रोडक्ट में टर्म्स दिखे तो लॉग दिमाग में आ जाना चाहिए. लेफ्ट साइड में fx था, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लेफ्ट साइड में कितना मिल जाएगा, ln f ऑफ x मिल जाएगा, और राइट साइड में बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. गौर से मेरी बात को सब लोग समझना. दिस इज x, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 1 अपॉन n अंदर लिख रहा हूं. दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n. बहुत आसानी से समझ सकते हो, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, एंड दिस इज r upon n, this into x plus 1. That is our first form with log. Just a second, with log of r upon n, this into x plus 1. This kind of form we have. And with negative sign, again 1 upon n, this is sigma r is equal to 1 to n, and that is log of r upon n, इसका स्क्वायर, this into x square plus 1. कितना सिंपल सा फॉर्म बच्चों मिल रहा है. अब जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या फॉर्म बन जाएगा, दिस इज x, और अंदर मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल 0 to 1, एंड दैट इज log, कैसे भी लिख सकते हो, ln लिख सकते हो या log लिख सकते हो. जब मैं log लिखूंगा आगे से तो आप ध्यान रखोगे कि इसका बेस मैं e ले रहा हूं, नेचुरल log ही ले रहा हूं, राइट. तो log, दिस इज xt plus 1, this into dt, and this minus integral 0 to 1 log x square t square, this plus 1, this into dt. ये क्वेश्चन एडवांस का था बच्चों, और वैसे उसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे, बट मैंने क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया कि आप कैसे अप्रोच लोगे. अल्टीमेटली हमें सीखना है कि अप्रोच क्या होगी. उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, बट आप अब इस प्रॉब्लम को समझ सकते हो इजीली. अब आप इजीली देखिए बच्चे, इसमें बोला कि इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है अपने को, आपको ये ध्यान रखना है. इसने बोला कि f प्राइम x अपॉन एफ एक्स, हमें इसका वैल्यू निकालना है, f प्राइम x अपॉन एफ एक्स. तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया. सो दैट इज log ऑफ एफ एक्स. जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा f प्राइम x अपॉन एफ एक्स लेफ्ट साइड में. राइट साइड में बच्चों क्या मिल जाएगा, गौर से जरा देखो और बताओ मुझे क्या वैल्यू लिखोगे आप लोग. आप एक काम करो, डेरिवेटिव करने से पहले भी इस इंटीग्रल को मैनिपुलेट करो. कैसे मैनिपुलेट करोगे, तो हमने क्या किया, जो लिमिट्स थी वो 0 से 1 है, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होगी, बट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला फॉर्म डिफरेंशिएट होगा. कोई फायदा नहीं मिलेगा. हम तो इंटीग्रेशन को हटाना चाहते हैं कि आपका प्रॉपर फंक्शन मिल जाए, जिसमें हम वैल्यू x इक्वल टू 3 पुट करें तो आपको इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाए. तो अपन करें क्या, इनमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों. क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं मैं आपको दिखाता हूं. हम फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. लेट फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में दोनों में लेट xt इज इक्वल टू u. जब हम xt इज इक्वल टू u रखेंगे तो आपका dt कितना हो जाएगा, du अपॉन x हो जाएगा. तो जो मल्टीप्लाई में x था वो x तो इसके साथ में असेंबल हो गया. अब मुझे जो फॉर्म मिली जस्ट वो मिल गई इंटीग्रल 0 टू x, इसका डेरिवेटिव करें dy dx ऑफ इंटीग्रल 0 टू x, बिकॉज लिमिट भी चेंज होगी ना. जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 लिमिट, जब t की वैल्यू 1 रखोगे तो x लिमिट मिल गई. 0 to x, and that is log u plus 1, this into du. That kind of form we have. कितना सिंपल सा फॉर्म था बच्चों. And this minus integral 0 to x, and that is log, this is x square, sorry, u square plus 1, this into du. That kind of form we have. अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, तो बच्चों मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, आप सब लोग समझना. This can be written as, this implies that f प्राइम x अपॉन एफ एक्स. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी. फर्स्ट में लेबनिज रूल अप्लाई कर लिया. लेबनिज रूल क्या बोलता है बेटा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट के ऊपर. सिमिलरली लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे, लेकिन लोअर लिमिट तो 0 है तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट. तो अपने पास सिर्फ ये टर्म मिलेगी, दैट इज log ऑफ, दिस इज x plus 1, एंड दिस माइनस log ऑफ x square plus 1, and that will become in the form of log of x plus 1 upon x square plus 1. अब आप देख सकते हो कितना आसान सा फॉर्मेट आपके फंक्शन का मिल चुका है. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की 3 पॉइंट पे, तो हमने यहां पे लिख लिया, दिस इज f प्राइम x upon fx. The value of this expression at x equal to 3, this is equal to log 4 upon log, this is
3 स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज 10, तो 4 अपॉन 10 आ जाएगा। 4 अपॉन 10 को अपन लिखते हैं 2 अपॉन 5, सो द आंसर इज log 2 अपॉन 5। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, शायद सबको समझ में आया होगा। तो अप्रोच पकड़नी है, हम किस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं और कहां तक पहुंच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे काम हुए, सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है और हम अपने लिमिट्स को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ये भी समझना है। आपको r अपॉन n का फॉर्म बनाना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप सोच लीजिए, जेईई एडवांस और जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बट अगर हम अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करने शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि जो बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, छोटी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत इजीली निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करें इसे? तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों कर क्या रहा हूं, मैं इसको I1 इंटीग्रेशन मान ले रहा हूं और इसको मैं I2 इंटीग्रेशन मान ले रहा हूं। अब आप काम करो I2 इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं इस टर्म के कारण। ये टर्म परेशान कर रहा है I2 इंटीग्रेशन में। वो टर्म क्या है? x टू द पावर 2010। तो मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को, अब देखते हैं बच्चों। तो एक काम हमने सबसे पहले किया, पहले तो I2 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो I2 इंटीग्रल मैंने लिख लिया, दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 दैट इज x टू द पावर 1004 एंड दैट इज 1 माइनस x टू द पावर 2010 एंड दिस इट्स होल पावर 1004 इनटू dx। अब तुम कभी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो, तुम बाहर वाली टर्म को देखते हो। ये वाली टर्म कितनी, x टू द पावर 1004, तो आपके दिमाग में राइज होना चाहिए किसका डेरिवेटिव होता है। ये डेरिवेटिव होता है बच्चों x टू द पावर 1005 का। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट x टू द पावर 1005 दिस इज इक्वल टू t। जैसे ही हमने बेटा ये एज्यूम किया तो मुझे मिल गया 1005 दिस इनटू x टू द पावर 1004 दिस इनटू d ऑफ x दैट इज इक्वल टू dt। अब आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन x is equal to 0 that t is equal to 0, when x is equal to 1 then this is 1 to the power 1005 again 1, so the limits are same 0 to 1, but that x into the power 1004 is into dx is equal to dt upon 1005, so I take that value in outside। ये मैंने बाहर लिख लिया and we have the form this is 1 minus t square this into 1004 this into dt, that kind of form। बट अभी भी ये न्यूमरेटर से असेंबल होता हुआ नहीं दिख रहा, उसकी तरह नहीं दिख रहा। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं, हौच पौच ना हो, आप सब लोग समझना। प्रॉपर्टी ये थी कि इंटीग्रेशन अगर 0 to a fx into dx होता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, इंटीग्रल 0 to a f of a minus x into dx, so we may use that property here। अब इस प्रॉपर्टी को अगर मैंने लिख ही दिया है तो मैं एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूं, क्योंकि शायद उसका भी इस्तेमाल क्वेश्चन में हो सकता है, दैट इज इंटीग्रल 0 to 2a fx into dx, this value is equal to 1/2 times integral 0 to a f of x into dx। कब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है? ये तब होती है if x is equal to f of 2a minus x is equal to f of x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चों दोनों, तो इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जब अपन पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 upon 1005 and that is integral 0 to 1 and this is 1 minus t square, that is 1 minus t its whole square, this its whole power 1004 this into dt। जब आप 1 minus t square को ओपन करोगे तो ये आएगा 1 plus t square minus 2t, बट बाहर से माइनस साइन है तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2t minus t square। ओके, वेरी नाइस फॉर्म, 2t minus t square। कुछ हम अपने आंसर के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1 upon 1005 इंटीग्रल 0 to 1 एंड दैट इज 2t minus t square this its whole power 1004 this into dt। अब मैं इसमें से t कॉमन ले लेता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? दिस इज 1 upon 1005 इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड दैट इज t to the power 1004 and this into 2 minus t to the power 1004 this into dt। बट आप फिर से
जो ये फॉर्मेट है न्यूमरेटर वाला I1 इंटीग्रल, उसके फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, परेशान कौन कर रहा है? 2 परेशान कर रहा है। तो ऐसे केस में बच्चों क्या करना चाहिए? मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं। मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या कर लिया? मैंने बोला कि लेट कर लेते हैं दैट t इज इक्वल टू 2u। अगर आप t इज इक्वल टू 2u लेट कर लोगे तो आपका dt बन जाएगा 2 इंटू du, और आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। देखते हैं क्या लिमिट्स में चेंज आता है। आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट होके आ चुका है, दिस इज 1 upon 1005 and this into integral 0 to 1, that is 0 to half limit हो जाएगी बच्चों, because when t is equal to 0 that u is equal to 0, when this t is equal to 1 that u is equal to half, so that is 0 to half लिमिट मिल चुकी है मुझे। और यहां से क्या फॉर्म मिला? दिस इज u to the power 1004। एक तो 2u to the power 104 होना चाहिए क्योंकि आप यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, t is equal to 2u, और दूसरा मुझे मिल गया 2 minus 2u its whole power 1004 this into du। तो कितना आसान सा फॉर्म है। एक 2 यहां से भी आ रहा है तो उसे मैं बाहर रख दे रहा हूं। अब बच्चों कैसे आगे सिंप्लीफाई करें? तो मैंने 2 दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियसली मुझे बाहर मिल गया 2 into 2 to the power, पहले से 1004, दूसरे से 1004, दैट इज 2008। ये पावर मुझे मिल गई। अपॉन में कितना है? 1005, एंड दिस इज इंटीग्रल 0 टू हाफ, एंड दैट इज u टू द पावर 1004, एंड दिस इनटू 1 माइनस u टू द पावर 1004, एंड दिस इनटू du। दैट काइंड ऑफ फॉर्म भी है। नाउ अब कैसे करें? बिकॉज न्यूमरेटर में जो I1 इंटीग्रल है उसकी लिमिट तो 0 से 1 है, तो हमने इस वाली सेकंड प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। आपने देखा कि अगर इस फंक्शन को उठाते हैं, क्या फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास? दिस इज, और इस फंक्शन में हम लोग 1 माइनस एक्स रख लेते हैं x की जगह पे। जब आप x की जगह पे 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 1004, और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 1004, and that value, this 1 and 1 eliminated, and that value is nothing, this is f of x. So that property hold, so we may write this thing as I1 integral, that I1 is equal to, this is 1 by 2 times, कितना आसान बच्चों क्वेश्चन हो चुका है, 1 by 2 times integral 0 to 1 by 2, and this is x to the power 1004, and this into 1 minus x to the power 1004, this into d of x, that is the value। अब आपको सबको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। तो हमें निकालना भी I1 अपॉन I2 काइंड का फॉर्म है, तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं, दैट इज 2 टू द पावर 2010, दिस इनटू I1 अपॉन I2, so put their values, this is 2 to the power 2010, this into I1 इंटीग्रल में से आपने देखा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म I2 से कैंसिल आउट हो चुका है। अब मेरे पास वैल्यू क्या मिल गई है? I1 से हाफ मिल गई है बेटा वैल्यू, और I2 से मुझे कितनी वैल्यू मिल गई? दिस इज 2 into 2 to the power 2008, and this 1005 becomes in numerator, that is 1005, and just these terms, I think सारी की सारी टर्म्स मैनिपुलेट अपन कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये 2 to the power 2010, 2 to the power 2008, 2008, और इस 2 के साथ में सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 2 to the power 2008 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये 2 to the power 2009 हो जाएगा, और एक टर्म मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो आप देख सकते हो बच्चों कितना इजी सा फॉर्मेट मुझे मिल चुका है। तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम डिफाइन करते चलेंगे, और जो वैल्यू मेरे पास अब आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? दिस इज 1005। आई थिंक चेक कर लीजिए कोई करेक्शन तो नहीं है क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत बड़े लेंदी क्वेश्चंस में थोड़े करेक्शंस मिल जाते हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा बच्चों किस अप्रोच को लेके चल रहे हैं, कैसे हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन जेईई एडवांस का ही है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आई थिंक करवाया है, बट ठीक है, हम दोबारा देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करें। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप देखना।
बहुत अजीब सी टर्म्स आपको दिख रही होंगी अंदर भी और बाहर भी, बट ये cos स्क्वायर एक्स बाहर दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, पहले से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, सबसे पहला काम तो यही कर लो। उसके बाद क्वेश्चन में इसने बोला कि इस इंटीग्रेशन को निकालने के बाद आपका फंक्शन पाई 0 से पास करता है, उससे आप जो इंटीग्रल कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू निकाल लोगे, और वो निकालने के बाद में इक्वेशन fx इक्वल टू एक्स क्यूब के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चले देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करें। इंटीग्रल that is x square cos square x, where it is multiplied with this, that is 2x cube this into cos square x, और दूसरा टर्म मुझे मिल गया प्लस दिस इज 6 टाइम्स tan x को अपन लिखते हैं sin x अपॉन cos x, और एक cos गया तो बच्चों अपने पास मिल गया दिस इज 6 टाइम्स x स्क्वायर इंटू sin x इंटू cos x, और माइनस में अपने को वैल्यू मिल चुकी है दिस इज 2x टू द पावर 3 दिस इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कितना सिंपल सा फॉर्म मुझे मिल गया, दिस इंटू डी एक्स। अब कहीं ना कहीं दिमाग में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखते हुए साइन 2x आता होगा, और इस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को देखते हुए कॉस 2x आता होगा। कितना सिंपल सा फॉर्म है, हमने इसे लिख लिया इंटीग्रल इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 2x क्यूब कॉमन ले लें तो अंदर मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, दिस इज कॉस 2x। और दूसरे वाले टर्म पे बच्चों हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया कि एक तो 3x स्क्वायर लिख लिया और 2 sin x cos x को sin 2x लिख लिया, दिस इनटू dx। अब आपका फॉर्मेट बन चुका है, दैट इज इंटीग्रल दिस इज 2x क्यूब, दिस इज 2x क्यूब दिस इनटू cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x, दैट इज cos 2x। एंड एक काम करते हैं, इस 2 को भी इसके साथ असेंबल कर लेते हैं, दैट इज 2 cos 2x। अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिखेगी एंड दैट इज 3x स्क्वायर दिस इनटू sin 2x। आई थिंक बच्चों आपके दिमाग में आ चुका होगा करना क्या है। आप देख सकते हो, अगर इसे मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, इसे मैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लेता हूं, और इसे मैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, इसे मैं सेकंड फंक्शन लेता हूं, तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव बन रहा है। I mean this value becomes integration d by dx of this is x cube into sin 2x and this into dx, and obviously we all know that integration is nothing, this is antiderivative, so ये क्या करेगी, dy dx को खा जाएगी। इसका मतलब वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, that is x cube into sin 2x this plus integral constant c। बट अपने को इस इंटीग्रल कांस्टेंट c का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। उसे निकालने के लिए इसने बताया कि आपका फंक्शन पास कर रहा है पाई 0 पॉइंट से, आई मीन दैट f ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। जब आप इसमें f ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0 इज इक्वल टू पाई क्यूब इनटू sin 2 पाई एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। sin तो 0 ही होता है पाई के इंटीजर मल्टीपल पे, तो कांस्टेंट c कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। सो आपका फंक्शन बच्चों मिल गया, दैट इज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू sin 2x। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, वेरी नाइस। अपन करते क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल इंटू sin 2x, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब रख लेते हैं। जब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू sin 2x this minus 1 that is equal to 0, so we have these possibilities। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आपका x 0 हो या आपका sin 2x is equal to 1 हो। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। अब sin 2x is equal to 1 हो तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको बताया था, वैसे आपने इसके ऊपर काफी काम किया होगा बट फिर भी हम लिख लेते हैं। वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin 2x। बच्चों जब आपका x 0 से 2 पाई लाई कर रहा है तो obviously that 2x belongs from 0 to 4 pi. So the integration becomes in the form of 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. But मैं ये काम लिखूंगा नहीं यहाँ पे, मैं जस्ट ऐसे कर दूंगा, क्या 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and that is 2 pi। अब थोड़ा समझना, जब हम x की जगह पे pi by 2 रखेंगे तो sin pi मिल जाएगा, तो अपने को ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है इस फंक्शन का, in this shape, just a second, in this shape। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ अपने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो पीक साइन का 1 होता है
या -1 होता है तो +1 वैल्यू कितने पॉइंट्स पे मिल रही है? दिस इज एट 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज π/4, another point is π plus π/4, that is 5 π/4. So easily we can write here there are two solutions from this equation. So 2 solutions from here and 1 solution from here. So number of solutions is equal to 3. कितना सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों अपने पास था। तो ये भी जेईई एडवांस में पूछा हुआ था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो मैंने एक और नई वैरायटी इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस की हुई है। ओके बच्चों, देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। जब फंक्शन भी अराइज हो जाए प्रॉब्लम के अंदर इंटीग्रेशन में और उसका इनवर्स भी अराइज हो जाए, तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे दैट इज एन आइडेंटिटी जो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन में हमेशा, बट ये आती कहां से वो भी पहले पता चल जाए तो मजा आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, f इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो जैसे ही हमने f इनवर्स x को t मान लिया, let f इनवर्स x is equal to t, then this implies that x is equal to function of t, that form. अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx आपको मिल जाएगा बच्चों f प्राइम t into dt। तो कितनी सिंपलेस्ट सी फॉर्म मुझे मिल गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट्स भी देखें तो मुझे कितनी मिल रही है, when this x is equal to f of a, that this x is equal to f of a, then this implies that t is equal to f inverse of f of a, this means t is equal to a. When this x is equal to f of b, then this t is equal to f inverse f of b, and that means this t is equal to b. ये फॉर्मेट मुझे लिमिट्स की मिल चुकी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं इसका, तो LHS मुझे कितना मिल चुका है बच्चों, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx into dx. we are not changing दैट फर्स्ट इंटीग्रल, हम सिर्फ सेकंड इंटीग्रल पे काम कर रहे हैं, और ये मुझे मिल चुका है लिमिट्स a से लेके b, एंड f इनवर्स x जो है बच्चों वो मुझे t मिल चुका है, दिस इनटू f प्राइम t इनटू dt आ गया। ये दिखते ही आपके दिमाग में आया क्यों ना हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेते हैं। तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं बच्चों तो कितना मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल तो सेम है, दिस इज fx इनटू dx, एंड इन द सेकंड इंटीग्रल this plus integral फर्स्ट फंक्शन। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो, फर्स्ट फंक्शन हम t को लेते हैं, सेकंड फंक्शन f प्राइम t को लेते हैं, क्योंकि f प्राइम t का इंटीग्रेशन ft आ जाएगा, है ना। तो ये अप्रोच दिमाग में रखो। तो t को हमने बाहर लिख लिया, दिस इज t इनटू f प्राइम t का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, f ऑफ t मिल जाएगा, और लिमिट्स इसमें यूज कर लेते हैं a से लेके b की, राइट। और माइनस साइन के साथ में आएगा इंटीग्रल a से लेके b, that is derivative of first function which is 1 and integration of second function which is ft into dt. so ये दोनों इंटीग्रल्स एलिमिनेट हो गए, बिकॉज तुम्हें बताया बार बार कि डेफिनेट इंटीग्रल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, चाहे x हो चाहे t हो, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी b टाइम्स f ऑफ b माइनस a टाइम्स f ऑफ a। तो कितना शानदार कंसेप्ट बच्चों हमने पढ़ा कि अगर इंटीग्रेशन में कभी इस टाइप की फॉर्मेट अपने को मिलती है कि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है a से लेके b, और उन a और b की इमेजेस को अगर आप सेकंड फंक्शन की लिमिट्स मानते हो इंटीग्रेशन में, और सेकंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वो इनवर्स हो जाए फर्स्ट फंक्शन का, तो वैल्यू क्या आएगी, b टाइम्स f ऑफ b, दिस माइनस a टाइम्स f ऑफ a। तो बहुत शानदार कंसेप्ट है। मैं एक प्रॉब्लम इस कंसेप्ट के ऊपर बच्चों लेता हूं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि लास्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 e minus 1 स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 1 प्लस ex माइनस x, इस काइंड का फॉर्म है अपने पास में, एंड दिस प्लस e टू द पावर x स्क्वायर। आप अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी नहीं कर पाओगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता। और फर्स्ट वाले इंटीग्रेंट को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बट इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते हो। तो ऐसे इंटीग्रेशन में क्या किया जाए, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, कुछ मैनिपुलेशन करनी है। मैनिपुलेशन करने का एक आइडिया तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, कि दैट इज e प्लस 1, e माइनस 1, एंड दिस e माइनस 1 इज नथिंग, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ex माइनस x। तो सबसे पहला काम, हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लिख देते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, this is, and that e minus 1 we are taking this as outside, integral 0 to 1, and this is square root of log of 1 plus e minus 1 this into x,
राइट, दिस इनटू x एंड दिस इनटू d ऑफ x। और दूसरा इंटीग्रल मुझे मिल गया इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज e टू द पावर x स्क्वायर इनटू dx। तो बच्चों देख सकते हो कितना आसान सा फॉर्म है। अब क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल में, सेकंड इंटीग्रल को छेड़ नहीं रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, मैंने इस वाली टर्म को सपोज t ले लिया, लेट दैट t इज इक्वल टू 1 प्लस e माइनस 1 दिस इनटू x, right? And when I differentiate this, this is dt is equal to e minus 1 this into d of x। ये फॉर्मेट मुझे मिल गया। तो इस टर्म ने और इस टर्म ने मिला के तो dt बना दिया है। अब आपके पास काम बहुत आसान हो गया है। क्या करें, इसे लिख लेते हैं, that is integral, but the limit will be changed, right? When I take that x equal to 0, the limit is 1. When I take that x equal to 1, this will become e. Integration has limit 1 to e and that will become square root of log t this into dt plus integral that is 0 to 1 e to the power x square into dx। बट अब आप मुझे कोसोगे, बोलोगे सर कि आपने इतना सारा काम तो कर दिया लेकिन ये दोनों इंटीग्रल फिर से सेम फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ बात नहीं बन रही। एक काम बच्चों हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम e टू दी पावर x स्क्वायर और रूट लॉग t के बीच में क्या कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सोचे। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये वैल्यू लेते हैं y इज इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो मुझे मिल गया log y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log y। कितना शानदार फॉर्म बच्चों अपने को मिल चुका है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन अगर आपके पास है तो इसका इनवर्स कितना आ रहा है, रूट लॉग टी आ रहा है। तो मैं ये चीज ही बताना चाह रहा था आपको, अगर ये फंक्शन fx है तो इसका इनवर्स ये क्या आ गया, दिस इज f इनवर्स t, दैट इज नथिंग, दिस इज f इनवर्स t बिकॉज दैट इज इन द टर्म्स ऑफ t। नो इश्यू, आप उसे पूरे को x की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और भी एक चीज समझते हैं, अगर हम लिमिट्स को देखें तो जब आप y का वैल्यू 0 रखते हो, सॉरी 1 रखते हो, तो उस केस में मुझे x का वैल्यू रूट लॉग 1 मतलब वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। जब मैं y की वैल्यू बच्चों e रखता हूं तो मुझे x का वैल्यू कितना मिल जाता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ लॉग e एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो, दिस लोअर लिमिट इज नथिंग, दिस इज f एट, बात सबको समझ में आ रही होगी आई थिंक, दिस इज f एट 1 एंड दिस वैल्यू इज f at 0। तो एक काम ना कर ले कि हम लोग इसको इनवर्स मान ले, वैसे भी दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और इसको fx मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब आप देख सकते हो आपकी पुरानी वाली फॉर्मेट बन चुकी है। और जिसका आंसर क्या आता है, जिसका आंसर आता है दिस इज ये जो मैंने लिमिट्स ली है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ a एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ b इन द लास्ट प्रीवियस फॉर्मूला, और ये f ऑफ a और ये f ऑफ b अपने को मिल रहा है, दिस इज e। तो क्या वैल्यू बच्चों अपने को मिल जाएगी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ b टाइम्स fb, दैट इज e टाइम्स f ऑफ e, this minus a times f of a, so this is 1 times f of 1, that means your answer becomes e times f of e, this minus 1। अब जरा वैल्यूज भी लिख लेते हैं, f of e का वैल्यू और f of 1 का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, तो आप देख सकते हो बच्चों f of e का वैल्यू। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ जे मेंस। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मैंने बोला बीच में एक इजी सा क्वेश्चन आपको देता हूं, बट इससे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट इज ऑफ लेबनिज रूल। आई थिंक सबको पता होगा, बट फिर से मैं लिख रहा हूं, दैट इज लेबनिज रूल एंड दिस इज फॉर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लेबनिज रूल बच्चों बोलता है? लेबनिज रूल बोलता है कि अगर मेरे पास में लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन दे आर फंक्शंस ऑफ x, ax to bx, and inside some function of t, this into dt, and we wish to find its derivative, then what is the value? This is equal to the derivative of upper limit and this into the value of function on upper limit, and this minus derivative of lower limit and this into the value of function on lower limit। तो बच्चों आप देख सकते हो कितना इजी सा फॉर्मेट मेरे पास मिल रहा है। ये ध्यान रखना है, जब आप इस फॉर्मेट को याद रखोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाएगा, बिकॉज आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, लेकिन वो इंटीग्रेशन के अंदर है,
तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें। तो बच्चों हम इस स्टेटमेंट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करोगे तो अपर लिमिट x क्यूब है उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, and the value of function on the upper limit, so that is t cube, so this is x to the power 3 into 3, that is 9, and this into f of x cube, that value becomes, and this minus lower limit which is x square, uska derivative 2x aa gaya, and that is x square its whole cube, that is x to the power 6 we have, and this into f of x square, that kind of form. And in the right hand side the derivative is 2 pi into cos 2 pi x. Now put that value 1 because we wish to find the value of function at point 1. So हमने इसमें x equal to 1 अप्लाई कर दिया। तो जब आप बच्चों इसमें x equal to 1 अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी? This is 3 into 1 and that is f of 1, and this minus 2 times f of 1, and this is equal to 2 pi into cos 2 pi, and you all know that this cos at even multiple of pi it will always gives the value 1. So your answer is equal to f of 1 is equal to 2 pi. तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको रूल याद रखना है, लेवरेज रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। इसका एप्लीकेशन जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक दो क्वेश्चन छोड़ के पहले हमने इसका एप्लीकेशन भी किया है, तो कई जगह बीच बीच में यूज हो जाता है, पता भी नहीं चलता कैसे यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आपसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into e to the power 10 square x this into dx is equal to that। बट आइडिया कैसे लगेगा? अब एक काम करते हैं, e to the power समथिंग कितना दिया हुआ है 10 square x, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो ये तो सबके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 10 square x को हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, बट वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए sin 4x 4 टाइम्स एंगल है, लेकिन जो पावर में है वो सिंगल टाइम्स एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ब्रेक करते हैं। जो मेरे पास sin 4x टर्म है, मैं sin 4x टर्म को ब्रेक कर लेता हूं मैनिपुलेशन के थ्रू बाय ट्रिगो फॉर्मूलास। तो हमने इसे लिख लिया, दिस इज 2 sin 2x दिस इनटू cos 2x। और क्या काम किया बच्चों, हमने sin 2x को फिर से ब्रेक कर लिया, तो मुझे कितना मिल जाएगा, दिस इज 4 sin x दिस इनटू cos x एंड दिस इनटू cos 2x। इसको ऐसे लिख लिया। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, राइट? अब आप देख रहे हो कि अगर मैं 10 को t मानूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर वाली फॉर्म मिलेगी। तो क्यों ना मैं इसे और मैनिपुलेट कर दूं, इसे सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूं। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, मैंने यहां पे cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा समझते चलना इन सारी बातों को। तो क्या फॉर्म मुझे मिल जाएगी, दिस इज 4 टाइम्स, इसको तो मैंने लिख लिया 10x, मतलब एक cos से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो cos स्क्वायर हो चुका है अभी तक, और एक लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x, तो ये मुझे मिल गया cos टू दी पावर 4x दिस इनटू cos 2x। बहुत सारे काम पैरेलली चलते चले जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों क्वेश्चन बनता चले जा रहा है। अब गौर से देखना कि हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताने वाला हूं आपको, कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। तो अब आपने क्या किया, इस इंटीग्रल को पिक किया, और पिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज जो हमने मैनिपुलेट करके रखी है उन्हें प्लेस कर दिया। तो मुझे ये मिल गया है, दिस इज 2 मैं बाहर ले लेता हूं, दैट इज 2 टाइम्स 10x दिस इनटू सीकेंट स्क्वायर x एंड दिस इनटू cos to the power 4x. Can I write that cos to the power 4x as 1 upon secant to the power 4x, and that 1 upon secant to the power 4x can be written as 1 plus 10 square x its whole square. Why? Because we want to write each and every term in the form of 10. So this into cos 2x. Cos 2x को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम उसे लिख सकते हैं 1 minus 10 square x and that divided by 1 plus 10 square x. एंड दिस इज ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन। जे एडवांस का क्वेश्चन था बच्चों ये, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और मल्टीप्लाई में e टू दी पावर 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कितना आसान सा फॉर्म हमने बना लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट 10 स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू t। तो जब आप ये रखोगे तो लेफ्ट साइड में मुझे मिल जाएगा 2 10x दिस इंटू सीकेंट स्क्वायर x दिस इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले आ चुका था, तभी जाके मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बेटा पावर देखा e टू दी पावर 10 स्क्वायर x,
उसको सिंप्लीफाई करने का इसके अलावा कोई और तरीका मुझे नजर नहीं आता। आई थिंक आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो जो ये इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 2 टाइम्स, एंड दैट इज 1 माइनस t and this whole divided by 1 plus t its whole square। और सारी टर्म्स को प्रॉपरली देखते चलना, जो भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं कोई नेगेटिव साइन का मिस्टेक ना आता हो बच्चों, अभी तक तो शायद नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, दिस वैल्यू इज e टू द पावर t in multiplication and that term this will become dt। अब इसे देखते हुए आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दिस इज इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स दिस इंटू डी एक्स। वट इज इट्स वैल्यू? आप सब लोगों ने किया होगा, वैसे तो ये एनसीईआरटी का पोर्शन है। दिस इज e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये वाली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चों। तो यही फॉर्म मैं अब बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लिया। जब मैं नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेता हूं तो अंदर मुझे मिल जाएगा t माइनस 1 दिस इनटू दिस अपॉन दैट इज नॉट जस्ट स्क्वायर, दिस इज क्यूब, बिकॉज 2 पावर ये है और 1 पावर ये देगा तो क्यूब नीचे बन जाएगा। दिस इज t प्लस 1 इट्स होल क्यूब एंड दिस इंटू e टू द पावर t दिस इंटू dt। Now you may write this thing that numerator that t minus 1, इसको आप मैनिपुलेट करके क्या लिख सकते हो बच्चों, इस t minus 1 को आप लिख सकते हो t plus 1 this minus 2, बिकॉज मैं देख रहा हूं नीचे डिनोमिनेटर में मुझे टर्म जो मिल रही है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ t plus 1। सो जब आप इस फॉर्मेट लिखोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन e टू द पावर t दिस इंटू t plus 1 divided by t plus 1 its whole cube, that is 1 upon t plus 1 its whole square, and this माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 इट्स होल क्यूब। कितना शानदार फॉर्म आपको दिख चुका है ना बच्चों? कितना इजी सा फॉर्मेट बन चुका है कि ये अगर आपका फंक्शन f है तो ये उसका डेरिवेटिव मिल रहा है विद नेगेटिव साइन। सो वी मे राइट दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 2 e टू द पावर t दिस इंटू f ऑफ t विच इज 1 अपॉन t प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। नाउ we may put the value of t जो आपने assume किया था और यहाँ पे constant, इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने ऐड कर दिया। जब आप इन वैल्यूज को रखोगे तो t की वैल्यू तो मेरे पास थी tan स्क्वायर x, जब मैंने उसे पुट किया तो मुझे मिल चुका है माइनस 2 एंड दैट इज e टू द पावर tan स्क्वायर x एंड दिस वैल्यू इज 1 प्लस tan स्क्वायर x इट्स होल स्क्वायर एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, and this implies that value is equal to minus 2 into cos to the power 4x, because that 1 plus tan square x becomes secant square x and its whole square, so secant to the power 4x ऊपर जाएगा तो cos 4x बन जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ गया e to the power tan square x this plus integral constant c। तो आप बहुत इजीली देख सकते हो दिस इज द सेम फॉर्म जो फॉर्म आपको दी हुई है। b तो इंटीग्रल कांस्टेंट, मैंने उसकी जगह c लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है a और यहाँ पे कितना है बेटा 2, तो यहाँ से इजीली आप अपनी वैल्यू लिख सकते हो दिस a इज इक्वल टू 2। बट क्वेश्चन बहुत अजीब सा था, शुरुआत में हम पकड़ नहीं पा रहे थे, तो कोशिश करने की इस वैरायटी के क्वेश्चंस को भी आप करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेंस और एडवांस में अधिकतर पूछा जाता है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। कैसे सोचेंगे? तो पहली फॉर्म तो लिमिट की दी हुई है। सबसे पहले तो अपन लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका फंक्शन fx किस फॉर्म में आ चुका है? दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब भी बच्चों आपको 10 दिखता हो तो पहला काम तो क्या करो, लिमिट को पावर में लेके चले जाओ। ये आप लेके जा सकते हो जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस दिखे। तो x मैंने बाहर लिख लिया या यहीं पे लिख लीजिए x, और इसे लिख लिया 10 1 upon n and this divided by 1 upon n, because we know that limit x tends to 0 10x upon x तो वो तो 1 होता है। यहाँ पे भी वही फॉर्म बन रही है tan 0 upon 0 की when n is approaches to infinity, so its value is 1। तो मैंने ये फॉर्म बनाने की सोची। अब दूसरी टर्म जो मुझे मिल रही है that is log 1 upon n, इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस log n। जब मैंने n से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो मुझे माइनस log n अपॉन n का फॉर्म मिल रहा है। अब जरा इसकी लिमिट भी देख लेते हैं, तो आप अब इजीली काम कर सकते हो बच्चों। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट तो 1 को टेंड कर जाएगा और ये लिमिट 0 को टेंड कर जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है 0 को टेंड करना, वैसे ये स्टैंडर्ड लिमिट है, बट फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं लिखवा भी दे रहा हूं। दिस इज ln n अपॉन n।
that is in the form of infinite by infinite. Use L'Hopital rule. When I take that n is tending to infinity, तो आप L'Hopital अप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, log n का डेरिवेटिव 1 अपॉन n, नीचे 1 आ गया बेटा n का डेरिवेटिव, और n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो कितना इजी फॉर्म बन चुका है? दिस इज e टू द पावर 0 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो दिस fx इज इक्वल टू 1 विच इज इन न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। अब आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू gx प्लस c दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया gx प्लस c, this is equal to, that is integration 1 upon cube root of this expression, this is sin 11x this into cos x its whole power 1 upon 3। अब आइडिया क्या होगा, अब अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइडिया दिमाग में बच्चे ये आना चाहिए कि जब साइन ऊपर जाएगा तो cosec का फॉर्म बनेगा, और cosec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? वो तो कॉट का होता है। तो जो नीचे कॉस दिख रहा है उसको कॉट में क्यों ना कन्वर्ट कर लें? तो हमने क्या किया बच्चों, इसको लिख लिया दैट dx अपॉन दिस इज साइन टू द पावर 12x, मतलब मैंने एक साइन का मल्टीप्लाई किया और एक साइन से डिवाइड कर दिया, तो ये ऑब्वियसली कॉट x हो गया, और पावर में कितना है? 1/3। कितने आसानी से हम इसे मैनिपुलेट करते चले जा रहे हैं बच्चों। तो अब जो फॉर्मेट मेरे पास बन चुकी है वो क्या बन चुकी है? साइन 12x है और पावर 1/3, तो साइन 4x हो जाएगा, ऊपर जाके cosec 4x हो जाएगा। तो cosec 4x को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक cosec स्क्वायर और दूसरा cosec स्क्वायर। तो जो पहला cosec स्क्वायर है उसको भी मैं cot स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूं, जिससे प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाए, राइट। और नीचे जो मेरे पास दिस इंटू cosec स्क्वायर x मैं छोड़ देता हूं, दिस इंटू dx। जो डिनोमिनेटर में टर्म मुझे मिल रही है वो बच्चों कितनी मिल रही है? दिस इज cot x टू द पावर 1/3। अब बेटा मैं एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं। मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, आप सब लोग समझ भी रहे होंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, क्योंकि पावर 1/3 बड़ी परेशान करती है कभी भी हो। तो आप क्या कर लिया करो, लेट cot x टू द पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू t। जब हम ये लेंगे तो cot x का वैल्यू ऑब्वियसली मेरे पास कितना आ जाएगा? टी क्यूब आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों? माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स दिस इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर दिस इंटू डी टी। ये फॉर्मेट मेरे पास आ गया। अब मैं इसका यूज करने वाला हूं क्वेश्चन के अंदर, कैसे सिंप्लीफाई करें। तो अब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बिकॉज दैट cos x इक्वल टू टी क्यूब, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस t टू दी पावर 6 हो जाएगा, एंड दिस इंटू dt बच्चों मिल गया विद नेगेटिव साइन, और दैट डिवाइडेड बाय दैट इज t। दिस काइंड ऑफ फॉर्म भी है। तो आप समझ सकते हो कितना इजी फॉर्म बन चुका है बेटा, और हम कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा गौर से देखना, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो मुझे 3t स्क्वायर भी मिल रहा था, शायद मैंने वो छोड़ दिया है, इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ गलती तो नहीं हो गई है। दिस इज 3t स्क्वायर इंटू dt, दैट t एंड दिस t दे आर एलिमिनेटेड। नाउ अब तो बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये बाहर -3 आ चुका है, और इंटीग्रेशन दिस इज t इंटू टी प्लस टी टू दी पावर 7 दिस इंटू डी टी, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दिस इज -3 एंड दैट इज टी स्क्वायर बाई 2 एंड दिस प्लस टी टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 8। आप इस पे एलसीएम भी ले लीजिए और टी स्क्वायर कॉमन भी ले लीजिए, तो आपको फॉर्मेट क्या मिल जाएगा? दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, वो भी लिखना होगा। तो मुझे यहां से जब मैं टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे फॉर्मेट मिल जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 8 दिस इंटू दैट इज टी स्क्वायर बाई 2। ओके, सो वी कैन टेक दैट टी स्क्वायर एज ए कॉमन एंड वी गेट 4 plus t to the power 6, that kind of form we have, and this plus integral constant c, and we know that this value of t is equal to cot x to the power 1/3. So when I put this value here, we get -3 upon 8 this into cot x to the power 2/3 from this first one, and this into 4 plus cot x is equal to t cube था, तो जब अपन यहां पे रखेंगे तो t टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर x हो जाएगा, this plus integral constant c, this kind of form, and this is your gx function, this is your gx function। now अब क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो g at π/4 पुट करके देख लीजिए बच्चों कितना मिल रहा है। वो तो बहुत सिंपल सा काम हो गया, g at π/4। तो जब हम इसमें g at π/4 रखते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो आप देख सकते हो इजिली, दिस इज g at π/4 along with this,
तो g at pi by 4 दिस इज इक्वल टू -3/8 तो पहले से मिल रहा है, cot pi by 4 1 हो गया, 4 plus 1 5 हो गया, 5 into 3 15 हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है -15/8, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। अब अपने को सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को देखना है। cot x आप सभी लोग जानते हो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो सेकेंड ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, जहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो कितने पॉइंट्स पे cot x डिसकंटीन्यूअस होता है बच्चों? आप सबको पता है cot x इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई व्हिच आर इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स। किन पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस होता है? x इक्वल टू n पाई पे, वेयर n is belongs to integer, they are infinitely many points। तो इन इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है, जहां पे डिसकंटीन्यूअस है वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो कितना आसान और अच्छा सा क्वेश्चन था, कई सारे मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ी, बट आई थिंक सबको समझ में आएगा अप्रोच। मैंने कोशिश की बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आपको भी बच्चों ऐसे ही टैकल करना है। एडवांस का पेपर बहुत बड़ा पेपर नहीं होता, वो बहुत इजी पेपर होता है, बस ये तरीका होता है कि आप हबड़ा तबड़ी तो नहीं कर रहे हो, आप बहुत इजीली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो पेपर को। अगर आप इजीली लोगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to n पाई, बट इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं जेईई मेंस में। मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स कॉमा मॉड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद in का वैल्यू अपने को मिलेगा, देन आपको i2 प्लस i4 निकालना है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। कैसे सोचेंगे? आसान सा तो मुझे लग रहा है, अभी आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ग्राफ्स बना लो इन दोनों फंक्शंस के। तो जिसको ग्राफ याद नहीं है उसके लिए तो परेशानी होगी। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, दिस इज दिस काइंड ऑफ शेप, and this is periodic function with period pi, right? This point is 0, this point is pi, this point is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, and so on. You may continue this graph, right? And its peak is 1, maximum value is 1. And when I draw the graph of the function, another function which is mod of sine inverse of sine x, the graph is in that form. This goes here and then goes here and so on. जो पीक ये फंक्शन पकड़ेगा, दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, सिमिलरली हियर वी हैव 5 पाई बाय 2, नेक्स्ट 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन वी कैन फाइंड दीज पॉइंट्स। सो दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स, ये शेप मुझे मिल गई। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि अगर हम 0 से n पाई तक कंटिन्यू करते हैं तो मुझे बड़ा वैल्यू कौन दे रहा है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अलोंग दिस फंक्शन आ रही है, अलोंग साइन इनवर्स एक्स। तो ये मैक्सिमम है इन दोनों फंक्शंस में से। तो इसने जो रीजन डेवलप किया वो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, मतलब हमें उसका एरिया निकालना है। सो दैट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रीजन। आप सिर्फ एरिया निकालिए और वैल्यू निकाल लीजिए। ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बेस भी पता है और हाइट भी पता है। ये हाइट कितनी होती है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होती है इस फंक्शन की, तो बस अप्लाई कर लेते हैं। सो द एरिया इज इक्वल टू, आपके पास ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 0 से पाई तक एक मिला, फिर पाई से 2 पाई 2 मिल गए, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो 0 से n पाई n ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो n टाइम्स लिख लिया। द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल व्हिच इज हाफ इनटू बेस, बेस इज पाई, दिस इनटू हाइट व्हिच इज पाई बाय 2, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू n pi square that divided by 4, this kind of form. Now we have to find the value of i2 plus i4. कितना easy question हो चुका है। So the value of i2 plus i4, this is equal to 2 times pi square that divided by 4, and this plus 4 times pi square that divided by 4. This 4 and 4 eliminated, this pi square by 2. So your answer is equal to 3 pi square that divided by 2. तो बच्चों आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन, कितने आसानी से किया। तो मैक्सिमम का को सॉल्व ऐसे ही करना है। अगर सपोज कभी पूछ लिया होता कि व्हाट इज द वैल्यू, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ इंटीग्रेशन, इसी के अंदर एक काम कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कभी आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to pi दिस इनटू मैक्सिमम ऑफ cos x दिस कॉमा sin x, सो 0 से पाई की बीच की वैल्यूज के लिए,
और मैं इनको भी मॉड कॉस एक्स और मॉड साइन एक्स लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी आपके लिए होगी सोचने में, ठीक है। तो जब मैं ऐसे फंक्शन ले लूँ तो इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा, मैंने फिर से इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ बना लिए। तो आप देख सकते हो ग्राफ्स कैसे बनेंगे, 0 से पाई रीजन के अंदर देखना है सिर्फ। तो 0 से पाई के बीच में साइन तो इस लूप को बनाएगा, कितना आसान सा लूप है, मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 1। ये बना ग्राफ किसका, साइन एक्स का। अब मैं सिमिलरली ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं किसका बच्चों, द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ये भी 1 देगा, बट पाई बाय 2 पे कॉस 0 हो जाएगा। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देखोगे कि यहां जो पॉइंट है जिसपे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं वो पॉइंट पाई बाय 4 है, और यहां जो पॉइंट है जिसपे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं वो वाला पॉइंट 3 पाई बाय 4। तो आप बच्चों समझ पा रहे हो कि जो ये मैक्सिमम का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि जब हम लोग 0 से लेके पाई बाय 4 तक चलते हैं, तो 0 से पाई बाय 4 तक के इंटरवल पे आपको जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन करेगा, दिस इज क्लोज इंटरवल, जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन करेगा वो कौन करेगा, ब्लू वाला शेड। तो ब्लू वाला कौन सा कर्व है, दिस इज कॉस एक्स, राइट। तो इसे मॉड कॉस एक्स बच्चों लिखो आप लोग, और साइन पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज साइन 0 से पाई के लिए पॉजिटिव रहता है। कॉस जो है पाई बाय 2 से पाई पे नेगेटिव रहता है, तो इसलिए मैं उस पर मॉड लगा रहा हूं, वैसे आप नहीं भी लगाओगे चलेगा, बट 0 से पाई बाय 4 के बीच में ये पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे प्लस कॉस एक्स से काम चल जाएगा। अब आगे बढ़े, पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक बच्चों अगर मैं देखता हूं तो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन कर रहा है वो साइन फंक्शन गिवन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज साइन एक्स। और अगर हम यहाँ पे 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक चलते हैं, तो आप इजीली सोच सकते हो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, आपको cos x मिल जाएगी, बट दिस इज मॉड cos x। पाई बाय 2 से पाई के बीच में cos x नेगेटिव वैल्यू लेता है, जब उसका मॉड लेंगे तो हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो नंबर पॉजिटिव हो जाए। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos x आया, cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, वो आप इजीली सोच सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, कितना मिल जाएगा मुझे cos x का इंटीग्रेशन, दिस इज प्लस साइन x, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई बाय 4, एंड दिस प्लस अगेन साइन x पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में, उसका इंटीग्रेशन मुझे मिल गया माइनस cos x, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 4 to 3 पाई बाय 4, एंड दिस प्लस माइनस cos x है, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस साइन x मिलेगा। तो लिमिट्स कितनी है अपने पास में, 3 पाई बाय 4 से लेके पाई। अब आप लिमिट्स पुट कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और बताया, अगर मैक्सिमम और मिनिमम टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आई थिंक सबको समझ पाएंगे। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 एंगल है और यहाँ पे भी थीटा बाई 2 एंगल है, बट अंदर थीटा एंगल दिया हुआ है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर इतनी अजीब सी टर्म्स है, जैसे cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई तभी किया जा सकता है जब हम cos थीटा को t माने। तो जो जहां पे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बच्चों, वो कौन सी चीज है कि आपको क्या कंसिडर करना है, लेट cos थीटा इज इक्वल टू t। चलो जब हम इसको एज ए आइडिया लेंगे, दिस इज अवर माइंड मैप फॉर द क्वेश्चन, ये ध्यान रखो बच्चों, ये सबसे पहले सोचना है। जब हमने लिया cos थीटा इज इक्वल टू t, तो जब हम cos थीटा का डेरिवेटिव करते हैं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू dt। ओके ठीक है, ये सारी बात होगी। तो मुझे क्या क्या टर्म्स बनानी है, एक तो cos थीटा की टर्म्स बनानी है, एक साइन थीटा वाली टर्म बनानी है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस इंटीग्रल i को मैनिपुलेट किया। कैसे मैनिपुलेट किया, मैंने इसे लिख लिया इंटीग्रल, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक टर्म तो मैंने ये लिख ली, राइट। और दूसरी टर्म मैंने लिख ली साइन थीटा बाई 2, लेकिन मुझे साइन थीटा बनाने के लिए cos थीटा बाई 2 भी चाहिए, तो मैंने cos थीटा बाई 2 भी अरेंज कर दिया। लेकिन नीचे cos थीटा बाई 2 था, तो जब मैं cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसे लिख लिया cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये बड़े शानदार से फॉर्म में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसे बैलेंस कर दिया 2 बाई 2 करके, राइट। बट ये बैलेंस नहीं होगा, तो इसे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक 1 बाई 2 बाहर भी लेना पड़ेगा।
ये वाली फॉर्मेट मेरे पास आ चुकी है। अब आप गौर से देखते चलना मैं किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूं। मेरा सारा का सारा जो प्लान है वो प्लान क्या है बेटा कि मैं सब टर्म्स को cos थीटा या sin थीटा की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो ये मुझे मिल रहा है cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिस प्लस cos थीटा दिस इंटू डी थीटा। अब गौर से देखना कि जो पहली टर्म मेरे पास मिल रही है दिस टर्म इज नथिंग, दिस इज sin थीटा, राइट। ठीक है, ये वाली टर्म मेरे पास कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी सही है। ये वाली टर्म मेरे पास कितनी आ गई, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में बात बन गई होगी कि कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इज बाय मैनिपुलेशन cos थीटा इज इक्वल टू t। जब हम इस सब्स्टिट्यूशन को करेंगे तो दैट इज 1/2 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि sin थीटा का नेगेटिव साइन भी आएगा, इंटीग्रेशन this is 1 minus t and that divided by 1 plus t and this into ऊपर मुझे sin थीटा d थीटा का वैल्यू माइनस dt मिलता था जिसका माइनस साइन में बाहर एडजस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, तो dt अपॉन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज t क्यूब दिस प्लस t स्क्वायर दिस प्लस 1, दैट काइंड ऑफ फॉर्म भी है। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, आगे कैसे इसे सॉल्व करें, राइट बच्चों, दिस इज नॉट 1 दिस इज t। अब आगे सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस और करने होंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर में जो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी है उसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है मैं टी स्क्वायर को बाहर कॉमन लूंगा, राइट, जिससे वो टी बन जाए बाहर आके। और आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा, इस वैरायटी के क्वेश्चंस कई सारे आप लोगों ने किए होंगे, तो दिखा देता हूं तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, दिस इज 1 प्लस टी एंड दैट इज डी टी अपॉन, अगर मैं टी स्क्वायर बाहर लूं तो टी आ जाएगा एंड दैट वैल्यू इज टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बिकम्स टी एंड दैट टी अपॉन टी स्क्वायर दैट बिकम्स 1 अपॉन टी एंड टी स्क्वायर तो कॉमन ही ले चुके हैं, तो ये वैल्यू 1 मुझे मिल गई। अब कुछ आइडिया मिला कि हम एक और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वो मैं तुम्हें अलग से लिख के दिखा रहा हूं। देखो हम ये सब्स्टिट्यूशन भी सोच सकते हैं क्या कि अगर हम लेट कर ले t प्लस 1 अपॉन टी दिस प्लस 1 दिस इज इक्वल टू u, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर दिस इंटू डी टी दिस इज इक्वल टू डी यू। और ये फॉर्म मैं बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं आप समझना अच्छे से। मैंने क्या किया बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस टी से, राइट। जब मैं 1 प्लस टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी हो रहा है। और नीचे मुझे मिल गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, जिसे मैं ओपन कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर दिस प्लस 2t एंड दिस इंटू 1 अपॉन टी एंड दिस इंटू डी टी अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। लेकिन अभी भी कुछ फॉर्म नहीं बनी, बट मैं फॉर्म के आसपास पहुंच रहा हूं। मैं इस वाली टर्म से 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बना सकता हूं, बट वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में t कॉमन लेना पड़ेगा। अगर इस टर्म से t कॉमन ले लेंगे तो बहुत कुछ बातें बच्चों बन जाएंगी। कैसे बनेगी आप सब लोग समझ सकते हो। आप देखो क्या फॉर्म मिल गई, दिस इज माइनस 1/2 एंड दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, मैं इस नेगेटिव साइन को भी बच्चों अंदर बैलेंस कर देता हूं, तो मैंने इसको लिख लिया 1/2 दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय, जब t इस वाली टर्म से कॉमन लेंगे तो एक t तो ये ऑलरेडी था, एक t और कॉमन लिया तो वो ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और नीचे मेरे पास फॉर्मेट बन चुका है, दिस इज t प्लस 1/t प्लस 2 एंड दिस इंटू दैट वैल्यू this into dt upon square root of t plus 1 upon t plus 1। अब बच्चों एक काम और समझना होगा, क्या कि अगर हम इस वाली टर्म को u मानते हैं तो आपका स्क्वायर रूट फिर से परेशान करेगा। तो आप सिर्फ u मत मानो, आप क्या करो u स्क्वायर मान लिया करो, जैसे स्क्वायर रूट हट जाए तो ये 2u इंटू डी यू हो जाएगा। अब समझ लो कितना आसान सा फॉर्म आपको मिल चुका है। अब क्या काम करते हैं कि ये वाली वैल्यू कंप्लीटली मैनिपुलेट होके कितनी बन चुकी है, दिस इज हाफ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर दिस इंटू डी टी एंड दैट डिवाइडेड बाय दैट इज t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1, दिस काइंड ऑफ फॉर्म।
and this into square root of that is t plus 1 upon t plus 1, this kind of form we have. कितना आसान सा फॉर्म अपने को मिल गया. तो न्यूमरेटर में मुझे बच्चों कितना मिल गया? दिस इज 1/2 टाइम्स इंटीग्रल दैट इज 2u into du, and in denominator what is the value? This is u square plus 1 this into u. So that u and this u they are eliminated, this 2 and this 2 they are eliminated. कितना सिंपल सा फॉर्म. This is du upon 1 plus u square which is in the form of tan inverse, सबको पता है. So this is tan inverse u. And what is the value of u? U is square root of this, that is tan inverse. आपका जो आंसर आ रहा है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर लगा लेते हैं, ठीक है. This is tan inverse square root of t plus 1 by t plus 1 and this plus integral constant c. Now put the value of t. t कितना हमने लिया था? cos थीटा लिया था बच्चों. जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी tan inverse, this is square root of cos theta and this plus sec theta, this plus 1 and this plus integral constant c. तो ये जो क्वेश्चन था जे एडवांस का था, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था. उसमें एक ऑप्शन और दिया था तो मैं उस ऑप्शन को भी बना के आपको दिखाया था. आपको प्रॉपर्टी पता होगी tan इनवर्स और cot इनवर्स के बीच में, तो इसे हम लोग π/2 माइनस cot इनवर्स थीटा भी लिख सकते हैं. आई मीन cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा दिस प्लस sec थीटा दिस प्लस 1 एंड दिस प्लस c भी लिख सकते हैं. और जो कि π/2 एक कांस्टेंट और c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. जब इन दोनों को क्लब करूंगा तो फिर से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा. तो उस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस cot इनवर्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा दिस प्लस sec थीटा दिस प्लस 1 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1. कुछ भी लिख लीजिए, c लिख लीजिए, c1 लिख लीजिए. सो वी कैन हैव टू पॉसिबल आंसर्स. या तो ये होगा क्योंकि उसमें दो ऑप्शंस थे, ये ऑप्शन भी था और ये वाला ऑप्शन भी था, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस बच्चों करेक्ट आंसर होंगे, राइट. तो कितना इजी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया. थोड़ा क्रिटिकल था, सोचना पड़ेगा बहुत सारी बातों को, बट आई थिंक ऐसी वैरायटी कुछ आपने अपनी बुक्स के अंदर देखी होंगी, एनसीईआरटी में भी देखी होंगी. बट ठीक है, मैं एनसीईआरटी ज्यादा नहीं बोलता, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस होता होगा कि एनसीईआरटी के कुछ कंसेप्ट अगर आपने सही से पढ़े हैं, फंडामेंटल सही से सीखे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली. ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके बच्चों, एक और बड़ा इजी क्वेश्चन है. दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 12 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin t प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस sin t दिस इनटू dt. वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो भी आप इन दोनों को ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. अगर प्रॉपर्टी याद है तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. फंक्शन टॉपिक में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x. दिस इज इक्वल टू 0. बच्चों कब होगा? जब x बिलोंग करता है इंटीजर्स को. And when this x is not belongs to integers, in this situation that value is equal to -1. You may put directly this thing. आपने अगर x का वैल्यू 1.2 ले लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगा, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 हो जाएगा, और दोनों का सम करता हूं तो वैल्यू -1 मिलेगी. तो बहुत सिंपल सी बात है, बट ये फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए. अगर ये फॉर्म याद है तो बच्चों देखो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, बहुत जल्दी हो गया. ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, तो कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व तो कर देते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं. तो मैं चाहूंगा कि आप इस टाइप की वैरायटी पे कैलकुलेशंस कम किया कीजिए. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. कैसे लिख लिया बेटा हमने? इसे लिख लिया -1 this into dt. Why I say this is -1? Because obviously sin function takes the values between -1 से लेके 1. अब जैसे अगर हम 0 से लेके 12 पाई तक चलेंगे तो आप पहला काम तो ये भी कर सकते हो कि 12 पाई जो भी फंक्शन था मैंने इसे fx लिख लिया. साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी लगा ली. इसे लिख लिया 6 टाइम्स 0 से लेके 2 पाई and this into fx which is that is greatest integer function of sin t this plus greatest integer function of minus sin t. आप ऐसे भी लिख सकते हो, right? this into dt. अब अगर आप चाहो तो ब्रेक कर लो सारी चीजों को इंटरवल वाइज. आपको पता होगा कैसी कैसी वैल्यूज मिलती है sin t और माइनस sin t की. ठीक है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे? जब हमने इंटरवल ले लिया 0 से लेके π/2 का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी?
अब हर जगह पे सोचना इंटीजर वैल्यू कब नहीं मिल रही, तो आप देख रहे हो कि साइन टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो और माइनस साइन टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, साइन तो -1 से 0 रखेगा या 0 से 1 वैल्यू रखेगा, दोनों फ्रैक्शन है, इंटीजर तो है नहीं। सिर्फ किन पॉइंट्स पे इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मल्टीपल ऑफ π/2 पे, बट वो तो सिंगल पॉइंट पे मिल रही है। हमें तो जब इंटीग्रेशन करना होता है तो हम एरिया देखते हैं बच्चों, तो हम रीजन देखते हैं, तो कंप्लीट रीजन पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी सम की, वो मिलेगी -1। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कितना मिल गया, दिस इज 6 टाइम्स -1 का इंटीग्रेशन 0 से 2π, वो आ जाएगा -2π, एंड सो योर आंसर इज इक्वल टू -12π। तो कितना इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, बिल्कुल भी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ रही, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, काफी लेंथी क्वेश्चन है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है या आपके पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्लिक करो, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो, बिकॉज पेपर में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कम टाइम खर्च होता है। चलो, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले तो हम नीचे देख रहे हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में टर्म अपने को कितनी मिल रही है, x4 - 1 मिल रही है, जिसको अपन ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्म में, x² - 1 इंटू x² + 1। इतना आइडिया दिमाग में आया। तो ये आइडिया दिमाग में आने पे मैंने बोला चलो ऊपर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले 2x² बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया बच्चों कि न्यूमरेटर में +-1 कर दिया। गौर से मेरी बात को सब लोग समझना, जो काम मैं कर रहा हूं, इसमें फिर +-1 कर दिया। ये करने का फायदा क्या हुआ कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज x² + 1 upon this whole value which is x⁴ - 1 into square root of x⁴ + 1, this into dx, अब मैं dx बाद में लिख लूंगा, प्लस कितना आ जाएगा x² - 1 this upon that is x⁴ - 1 this into square root of x⁴ + 1। मतलब ये आइडिया दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो सकता है ना कि इस वाले क्वेश्चन में जैसे ज्यादा कैलकुलेशंस आ रही है, कई सारे पार्ट्स बन रहे हैं, ये तो हो सकता है कि सिंगल पार्ट आपके पास एग्जाम में आ जाए, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना, तो ये आइडिया दिमाग में रखना होगा आपको, कैसे सॉल्व करोगे। तो सोचते हैं इसके बाद क्या काम किया जाए। हमने क्या किया बच्चों, ये वाली टर्म न्यूमरेटर में x² + 1 है, नीचे x4 - 1 है, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, x² + 1 इंटू x² - 1, तो उस टर्म को आप एलिमिनेट कर दोगे, तो क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज 1/2 टाइम्स इंटीग्रल दैट इज 1/x² - 1 this into square root of x⁴ + 1 and this into this plus नेक्स्ट टर्म मुझे मिल रही है 1/x² + 1 this into square root of x⁴ + 1। ये फॉर्म मुझे मिल गई। लेकिन आपने बोला सर अभी भी थोड़ी सी अजीब सी टर्म है, बिकॉज पावर 4 की टर्म्स चल रही हैं, हम डायरेक्टली कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस एक्सप्रेशन पे। आप सोचोगे सर क्यों किया, मैं तुम्हें बताता हूं, इसलिए किया, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे नीचे x² - 1 मिल रहा है, तो मैं उसे हटाना चाहता हूं एक केस में, तो मैंने क्या किया, इस पे +x² और -x² कर दिया। मैं मान रहा हूं कि आपके इंटीग्रेशन कई सारे बनते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, x² - x² कर दिया। अब 2 + x² - x² को कैसे ब्रेक कर ले, एक बार लिख ले 1 + x², एक बार लिख ले 1 - x²। देखो बच्चों कितना इजी बनता चले जा रहा है फॉर्म। ये 1/2 बाहर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू मुझे मिली वो क्या क्या मिल चुकी है, एक तो मिल चुकी है 1 + x² upon x² - 1 this into root 1 + x⁴, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है बच्चों, वो आ चुकी है माइनस, मैं इसे अगर ऐसे लिख लूं माइनस साइन कॉमन लेके x² - 1 upon x² - 1 this multiplied by x⁴ + 1, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, माइनस साइन बाहर आ गया। और दूसरी टर्म क्या मिल गई, +1 + x² that divided by
ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दो टर्म्स तो ये भी एलिमिनेट हो गई और रूट में मुझे कितना मिला एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एंड दिस माइनस, इसे भी हम लोग चाहे तो माइनस साइन कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन लेके कितना लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 दिस इनटू डी ऑफ एक्स। ऐसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ये दोनों टर्म्स कट गई। अब आप देख रहे हो मिडिल वाली टर्म्स दोनों अपोजिट साइन के साथ आ रही है, तो ये दोनों टर्म्स फिर से एलिमिनेट हो गई। तो अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर फिर से दो टर्म्स पे आ चुका है। बट इसके आगे कैसे सॉल्व करें, है ना, इसके आगे कैसे सॉल्व करें? इसके आगे सॉल्व करना बच्चों आसान काम है, ज्यादा टफ काम नहीं है। आप इजीली सोच सकते हो कैसे सॉल्व करें। तो मैं क्या करूं कि जो फॉर्म मुझे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फॉर्म कुछ मिल जाए, तो हमने क्या किया बच्चों, दोनों इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर लेते हैं। तो पहला इंटीग्रल लिखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहां मुझे मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इनटू dx, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना आ गया, एक x से मैंने फर्स्ट को डिवाइड किया और एक x से मैंने सेकंड को डिवाइड किया। जब मैं फर्स्ट को एक x से डिवाइड करता हूं तो यहां मिल जाएगा x माइनस 1/x, और रूट में मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, गौर से समझना, 1/x स्क्वायर। क्या शानदार फॉर्म मिल रही है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं बच्चों, आपको अभी आइडिया आना चाहिए अब। और दूसरा इंटीग्रल कितना आ रहा है, दिस इज 1 माइनस 1/x स्क्वायर दिस इनटू dx एंड दैट डिवाइडेड बाय सेम कैलकुलेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक x से फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया तो ये x प्लस 1/x आ जाएगा, और दूसरे x से सेकंड टर्म को डिवाइड किया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपने बोला सर अभी भी तो कुछ नहीं बना, अभी कुछ बना है बच्चों कि अगर मैं इसमें x माइनस 1/x को t मानूं तो उसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है, और यहां पे अगर मैं x प्लस 1/x को t मानूं तो उसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है। लेकिन जो रूट के अंदर वाली टर्म है मुझे उनको भी x माइनस 1/x की फॉर्म में लिखना होगा। तो आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं इस वाली वैल्यू को कैसे लिख सकता हूं। इस वैल्यू को बच्चों मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड दिस प्लस 2, और इस वाली टर्म को मैं कितना लिख सकता हूं, वी कैन राइट दैट वैल्यू इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिस माइनस 2। कितना आसान काम हो गया। हमने फर्स्ट इंटीग्रल में इसको सपोज I1 मान लेते हैं और इस वाले इंटीग्रल को सपोज I2 मान लेते हैं। तो हम I1 में क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू t, सो देन दिस इंप्लाइज ऑब्वियसली 1 माइनस 1/x स्क्वायर दिस इनटू dx दिस इज इक्वल टू dt, और इस इंटीग्रल में क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें लेट कर लेते हैं x माइनस 1/x, मैंने उल्टा शायद लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन आप रखिए, ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है x माइनस 1/x की फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1/x की फॉर्म है, तो इसमें अपन पुट कर लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू u, एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1/x स्क्वायर दिस इनटू dx दिस इज इक्वल टू du। बहुत इजी फॉर्म बन चुका है। क्या क्या फॉर्मेट बेटा हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया दिस इज 1/4 टाइम्स एंड दिस इज इंटीग्रल दैट न्यूमरेटर बिकम्स du अपॉन u इंटू dt अपॉन t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज t स्क्वायर प्लस 2। बट दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इंटीग्रल, जो कि जेई मेंस लेवल का इंटीग्रल है। मतलब आप जब एडवांस के क्वेश्चंस करते हो तो उसके अंदर कई सारे मेंस के क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो प्रैक्टिस करनी है एडवांस के क्वेश्चंस की मेंस के एग्जाम से पहले। ये बात जरूर सारे लोग ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये आया मेरे पास du अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस इज u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2, दिस काइंड ऑफ फॉर्म। अब बच्चों आपको याद होगा ऐसी फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करते थे। ऐसी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मतलब जब dx अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें लीनियर टर्म को 1 अपॉन समथिंग पुट करना होता था। तो मैंने इस वाली टर्म पे क्या किया, इसमें लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया t इज इक्वल टू 1/z, और इस वाली टर्म पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, इस वाली टर्म पे u सब्स्टिट्यूट कर लिया 1/y सपोज मान लेते हैं, ठीक है, जिससे कुछ फॉर्मेट मुझे मिल जाए। तो जब मैं t को 1/z सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास dt कितना मिल जाएगा बच्चों, दिस इज माइनस dz अपॉन z स्क्वायर मिल जाएगा, और यहां से मुझे du कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/y स्क्वायर इंटू dy मिल जाएगा। अब इन सारे सब्स्टिट्यूशन को करते हैं, ठीक है। एक बार मैं पहले इंटीग्रल लिख लेता हूं,
तो फिर उसके बाद इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। आई थिंक इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स, ब्रैकेट में है अपने पास में दैट इंटीग्रल, सारी वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं बच्चों। इंटीग्रल dt की जगह पे अपने पास आ गया माइनस dz/z², सो दिस इज माइनस dz/z² एंड दैट होल डिवाइडेड बाय, अगली टर्म कितनी आ चुकी, t की जगह पे 1/z मैंने रख दिया, दिस इज 1/z एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज t² + 2, मतलब 1/z² + 2, ये वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी, राइट। और अब आप देख सकते हो कितना आसान इंटीग्रेशन हो चुका है, क्योंकि z² ऊपर नीचे कट जाएंगे। फिर अगली टर्म मुझे क्या मिल रही है, दिस माइनस, इसमें भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर मुझे मिल गया इंटीग्रल dy/y² एंड दैट डिवाइडेड बाय 1/y square root of 1/y² - 2, this kind of form we have. When I take that z² as a LCM in denominator, तो आप इजीली देख सकते हो आपके पास फॉर्म कुछ ऐसी मिल जाएगी, इंटीग्रल माइनस साइन बाहर कॉमन लेके dz अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2z² एंड दिस प्लस इंटीग्रल dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2y², दैट काइंड ऑफ फॉर्म भी है। अब भी कुछ चीजें दिखनी शुरू हो गई होंगी। वो जो फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से फॉर्मूलाज, dx अपॉन रूट 1 + x² a² + x² वाला फॉर्मूला और dx अपॉन रूट a² - x² वाला फॉर्मूला। उसके लिए 2 परेशान कर रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, तो आपको मिल जाएगा 1/4 टाइम्स रूट 2 बाहर आके, दिस इज माइनस इंटीग्रल dz अपॉन square root of, this is 1/2 which can be written as 1/√2 its whole square, this plus z² and this plus integral dy that divided by square root of 1/√2 its whole square, this minus y², that kind of form we have. अब जो ये दो फॉर्म्स मिली, ये प्रॉपर साइन इनवर्स और लॉग की फॉर्म्स हैं, जिनको आप डायरेक्टली एज ए वैल्यू रख सकते हो बच्चों। कितना वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 1/4√2 एंड दैट काइंड ऑफ फॉर्म भी है। अब फॉर्मूलाज आई थिंक सबको याद होंगे, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूं। दिस इज विद नेगेटिव साइन एंड दैट इज log ऑफ x plus x, what is x, x is z here, that is plus square root of a² + x², जिसको हमने लिख लिया 1/2 + z², इस फॉर्म में। और दूसरा फॉर्मेट मुझे कितना मिल चुका है, दिस इज इंटीग्रल, अच्छा ये साइन इनवर्स का फॉर्म होता है तो इसे लिख लिया साइन इनवर्स y अपॉन दैट इज 1/√2, दिस काइंड ऑफ फॉर्म भी है। तो बड़े सिंपल से फॉर्म पे, दिस इज z नॉट 2, तो थोड़ा कंफ्यूजन मत करना z और 2 पे, जो मैं लिख रहा हूं जिस तरीके से, दिस इज √2, राइट। दिस काइंड ऑफ फॉर्म भी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z एंड y, जो हमने z हमने पिछले वाले केस में किसका वैल्यू लिया था, 1/t का लिया था, और y किसका वैल्यू लिया था, 1/u का। चलो मैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मुझे कितना मिल गया, दिस इज 4√2 एंड दिस माइनस log ऑफ दैट इज 1/t, this plus square root of 1/2 plus 1/t², that kind of form. And second से मुझे कितना मिल चुका है, plus sin inverse, this is y that is 1/u, and you may write this is √2/u, this kind of form. And u and t बच्चों किन्हें माना था, u हमने माना था x plus 1/x को, और t माना था x minus 1/x को, तो हम उन वैल्यूज को भी रख देते हैं। तो ये मुझे मिल गया 4√2 and this is minus log that is 1/x minus 1/x, this plus square root of 1/2 plus 1/x minus 1/x its whole square, this plus sin inverse √2, this divided by x minus 1/x plus 1/x। मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ में इधर तक इतनी लंबी कैलकुलेशन तक सॉल्व बच्चों इसलिए किया बिकॉज मैं चाहता था कि आपके अंदर भी वो पेशेंस डेवलप हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कितना टाइम लग सकता है, टाइम कितना भी लग सकता है जब आप एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मेंस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही यहां से, मतलब वो कौन से पार्ट से आता, सेकेंड पार्ट से आता, जब आप इस पॉइंट तक मैनिपुलेशन करके पहुंच जाते। तो
कई सारी चीजें एडवांस के पेपर में देखनी होती है। मेजरली पेशेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है। आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी बच्चों, और हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को हम लोग पिक कर लें। अब हम अगले लेक्चर में जो इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ना पड़े। और कई सारे क्वेश्चंस हम लोग लिमिट सम फॉर्मूला और जैसे लिमिट एज ए सम की बात करते हैं वो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। इसके बाद बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।